नमस्कार दोस्तों, आज 13 अगस्त है और आप सब तैयारियों में जुटे होंगे 15 अगस्त की। मैं आज द हिंदू का विश्लेषण करूंगा। उससे पहले फिर से एक कहानी सुनाता हूं। छोटी सी कहानी है और इसे सुन के बताइएगा कि क्या उस चिड़िया ने सही कहा था या सही कहा था तो किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से उसने सही कहा था, ये कहानी है। तो दोस्तों, यदि आपने शेयर नहीं करते हैं मेरी वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर दें, यदि पसंद आती है तो लाइक कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो एक बार की बात है, कहानी पे आता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में आग लगी थी, दावानल जिसे बोलते हैं। आग लगी थी, बहुत ही भीषण आग लगी थी और उसी जंगल के दूसरे छोर में शायद चिड़िया रहती होगी या नहीं रहती होगी। एक चिड़िया थी जो समुद्र से अपनी चोंच में पानी भर के लाती थी और उस आग में फेंकती थी। किसी दूसरे पक्षी ने या दूसरे बड़े पक्षी ने देखा और कहा उससे कि तुम क्यों निरर्थक प्रयास कर रही हो, तुम्हारे इस चोंच के पानी से क्या हो जाएगा, क्या यह आग बुझ पाएगी, क्या तुम्हारा प्रयास जो है कोई काम कर पाएगा इसमें। चिड़िया ने एक जवाब दिया कि मैं भी जानती हूँ कि शायद मैं जो कर रही हूँ उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर दुनिया मुझे यह कह के नहीं पुकारेगी या यह नहीं कह सकती कि मैंने अपना कर्तव्य नहीं किया। मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ। इतनी ही कहानी है। अब आप बताएं, तर्क दें कि चिड़िया की बातों में कितना दम था। और हम भी जानते हैं कि उस चिड़िया की चोंच से जितना पानी आ रहा था उसमें आग तो बिल्कुल नहीं बुझ सकती। जंगल की आग तो क्या छोड़ो, एक छोटी सी आग भी नहीं बुझेगी। तो चिड़िया अपनी जगह में सही थी या वो निरर्थक प्रयास कर रही थी, इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूज़पेपर पर। आज जो पहली न्यूज़ है वो अवॉइड यूनिलैटरल एक्शन टू ऑल्टर ताइवान स्टेटस को से इंडिया ने कहा है चीन से कि जो स्थिति है उस स्थिति को बदलने का प्रयास मत करिए, है ना, ये विश्व के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। भारत का इस तरीके से खुलकर बोलना ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी, और ये एक दिन उसके एक दिन बाद आया है जिस दिन चीन ने वीटो किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर, है ना। तो ये भारत का बयान उसके अगले दिन आया है। ठीक है, इसके बाद है रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया ईजेज टू 6.71%। हम जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4 ± 2% होता है। मतलब 4 से -2 हो गया तो भी दिक्कत नहीं है, +2 हो गया तो भी बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जहाँ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। लेकिन अभी 6.73% या कुछ इस तरीके का चल रहा था, तो अब 6.71% के करीब आया है। तो ये थोड़ा सा राहत की बात है। या 6.9% इतना चल रहा था, बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था, तो ये अब थोड़ा सा ईज हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, 6.71% हुआ है। तो ये राहत की बात है, और भी उतर जाए तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद है पेज नंबर 4 में, पेज नंबर 4 में है जो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स टू बी रोल्ड आउट ICF, है ना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है उसके द्वारा 75 वंदे भारत ट्रेनों का वो किया गया है। अब ये समझिए कि भारत जो कि बिल्कुल आयात पे निर्भर था या बहुत सारी चीज़ें आयात कर रहा था, अब सेमी बुलेट या सेमी हाई स्पीड ट्रेनें बना रहा है ना।
अभी आपने सुना होगा कि जो हम रेल के चक्के आयात करते थे यूक्रेन से आयात करते थे, और जब यूक्रेन रूस संकट आया या यूक्रेन में हालत ऐसे हैं तो वहाँ से हम चक्के नहीं मंगा पा रहे थे, जिसके लिए हमारी एक फैक्ट्री ने शायद चेन्नई की इंटीग्रल फैक्ट्री है वो, उसने ये जिम्मा लिया और उसने पूरी तरीके से स्वदेश निर्मित उसी लेवल के चक्के निर्मित करके दिए हैं भारतीय रेल को। यदि इस तरीके से आपदा में अवसर आता है और हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है सेंटर टू फाइल रिव्यू पिटिशन ऑन इको सेंसिटिव जोन इन एससी, है ना। एक रिव्यू पिटिशन फाइल किया गया है और इको सेंसिटिव जोन के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो आप देखें कि ये कहाँ के लिए किया गया है, केरल में है, वेस्टर्न घाट में है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, क्यों किया गया है, क्या कारण है, इसके बारे में आप पढ़िए, ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। इसके बाद है मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा गया है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, है ना। इंडिया फोकस शुड बी ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ऑन ओल्डर एडल्ट लिविंग विथ डिग्निटी एंड ऑन हेल्दी पॉपुलेशन एजिंग। अभी यहाँ पे ये समझिए कि हम जनसंख्या नीति लाके या जनसंख्या नीति करके इस तरीके से हम अधिक करते हैं तो हमारे लिए घाटे की बात है, क्योंकि हम इस स्थिति में हैं जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2% के करीब पहुँच गई है। अब इससे यदि ये नीचे जाती है तो ये किसी भी जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए या किसी भी देश की जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए घातक मानी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई है, आप इसे पढ़िए। इसके बाद है फ्रीबीज आर डिफरेंट फ्रॉम वेलफेयर स्कीम, है ना, पेज नंबर 9 में है। फ्रीबीज जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं या मुफ्त की जो चीज़ें दी जाती हैं वो वेलफेयर स्कीम से अलग हैं। यहाँ पे इंटरव्यू है विजय साई रेड्डी का, लीडर ऑफ SRCP के हैं, और इसको आप पढ़िए और एक पॉलिटिकल व्यक्ति के विचारों को जानिए और समझिए कि फ्रीबी के बारे में क्या कहना है। अब यहाँ पे फ्रीबी के बारे में कई तरीके की बातें आ रही हैं, जैसे फ्रीबी किसे कहा जाए, क्या वेलफेयर स्कीम या फ्रीबी में कोई अंतर एकदम से स्पष्ट अंतर है या नहीं है। जैसे कोई महिलाओं के लिए फ्री कर रहा है बस टिकट तो उसे फ्रीबी की तरह से कोई पार्टी देख रही है, कोई पार्टी कह रही है कि इसके द्वारा महिलाओं के जो श्रम की उपलब्धता है या उनका आर्थिक जो उत्थान है वो किया जा सकता है, तो दूसरी पार्टी इस तरीके से देख रही है। अब जैसे आप समझिए कि शिक्षा मुफ्त है सबको, अब शिक्षा के लिए लैपटॉप बांटना क्या ये फ्रीबी है? यदि हम कह रहे हैं उचित शिक्षा के लिए लैपटॉप जरूरी है, हमने ये भी कहा है उचित शिक्षा के लिए लैपटॉप जरूरी है, तो यहाँ पे पेज फंस रहे हैं और ये बहस का मुद्दा बन रहा है। तो आप तय कीजिए कि जो फ्रीबी बांटे जा रहे हैं वो वेलफेयर हैं या मुफ्त की रेवड़ी है, ठीक है। तो इससे दोनों को सोचिए और पॉइंट्स लिखिए। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वॉक टू रेन इन टूर दाल प्राइस। यदि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में टूर दाल को रखा जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी मुनाफाखोरी या उसकी जमाखोरी करना असंभव हो जाएगा और इसके बाद में भी उसके रेट गिरेंगे। यदि उसके दाम गिरते हैं तो सीधी सी बात है कि अन्य दालों के दाम भी गिरेंगे, तो एक थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है एक्सपोर्ट्स ग्रीव 2% इन जुलाई, इम्पोर्ट जंप 44%। देखिए एक्सपोर्ट सिर्फ 2% बढ़ा है और इम्पोर्ट 44% बढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा चिंता की बात नहीं होती है। जब भी कोई देश औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ता है या इस तरीके की चीज़ें मतलब सुधार की तरफ बढ़ता है, औद्योगिकरण की तरफ बढ़ता है, तो इम्पोर्ट बढ़ता ही बढ़ता है, उसमें कई तरीके की चीज़ें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत चिंता करने की बात नहीं है। इसके बाद है 5 चाइनीज फर्म्स टू डिलिस्ट फ्रॉम NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से 5 चाइनीज फर्म को डिलिस्ट कर दिया गया है ना। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, भले ही यहाँ पे छोटे न्यूज़ के आकार में दिया लिया गया है, लेकिन ये एक तरीके से शीत युद्ध अमेरिका और चीन के बीच में शुरू हो गया है ना।
यदि 5 बड़ी कंपनियों को डिलिस्ट करा गया है तो ये इस तरीके से ये शीत युद्ध अमेरिका और चीन के बीच में शुरू हो गया। अब ये कहाँ तक पहुँचता है, किस तरीके से पहुँचता है, इसका परिणाम क्या होता है, ये अभी देखना बाकी रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।